नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इतिहास विषय के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने इतिहास का सामान्य परिचय, प्रमुख विशेषताएं और भौगोलिक विस्तार पर चर्चा की थी। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए मैंने मैप पहले से ही ड्रा करके रखा हुआ है और क्योंकि मैंने कहा कि मैं पूर्व के लेक्चर में भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कर चुका हूं, एक बार एक हल्का सा रिवीजन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये 3 देशों में विस्तृत थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। इसका प्रारंभ में आकार त्रिभुजाकार था और कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल था। और बाद में नवीन शोधों के आधार पर ज्ञात हुआ, जैसे जैसे नए स्थलों की खोज होती गई, इसका आकार बदल गया और इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर का माना जा रहा है और अब इसका जो आकार है वो समचतुर्भुजाकार हो गया है। भारत में इसका जो उत्तरतम बिंदु है वो मांडा है, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर का, चेनाब नदी के किनारे है और 1976 में इस मांडा की खोज जेपी जोशी ने की थी। ध्यान रहिए कि ये जो मांडा है ये भारत में उत्तरतम बिंदु है। ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्तरतम बिंदु नहीं है। इंटायर सिविलाइजेशन का जो उत्तरतम बिंदु है वो सोर्तगोई अफगानिस्तान का है। ठीक है। वहीं सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है और 1958 में इसकी खोज जो है वो किसने, वाई डी शर्मा ने की थी। जबकि इसका दक्षिणी बिंदु जो है वो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा ये गोदावरी की एक सहायक नदी है और 1958 में ही इसकी खोज एम एन देशपांडे साहब ने की थी। और इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और ये दास के या दस्त नदी के किनारे स्थित है और 1928 में इसकी खोज सर आर एल स्टीन ने की थी। तो ये कुछ भौगोलिक विस्तार का हमने हल्का सा रिवीजन किया और अब हम अपने मुख्य बिंदु पे आ रहे हैं। हमारा आज का बिंदु है, पहला बिंदु है नामकरण। नामकरण अर्थात नेमिंग। देखिए इस सभ्यता को अन्य बहुत सारे नामों से भी जाना गया है, जिनमें सबसे पहला नाम हमको दिखाई पड़ता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, तो ध्यान रहे सर जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था। सर जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल आप जानते हैं कि एएसआई के महानिदेशक रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग के ये महानिदेशक भी रहे हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, उस बुक का नाम है मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ये 1927 में इनकी बुक आई थी। एएसआई के महानिदेशक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ये बुक उनकी 1927 में आई थी और इसी बुक में पहली बार उन्होंने इस सभ्यता को नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हमें एक नाम तो ये दिखाई पड़ता है। दूसरा नाम हमारे सामने आता है हड़प्पा सभ्यता।
देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है, ये प्रथम उत्खनित स्थल के आधार पर इसको नाम दिया गया है। प्रथम उत्खनित स्थल के आधार पर। यानी इस सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। सबसे पहले इसी स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में उन्होंने इसे खोजा था। क्योंकि सब इस सभ्यता का इंटायर सिविलाइजेशन का ये खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए दुनिया भर के सभी पुरातत्वविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाया और उस नियम के अनुसार किसी भी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाएगा, इंटायर सिविलाइजेशन का नाम उसी स्थल के नाम के आधार पर रखा जाएगा। यही कारण है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस सभ्यता का एक नाम हमको दिखाई पड़ता है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि पहली बार इस सभ्यता को लोगों ने तांबा प्लस टिन, और टिन को आप बोलते हैं रांगा, मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाई थी जिसे बोलते थे कांसा। अर्थात आप जानते हैं कि जब प्राक हड़प्पा का पतन हो रहा था और आरंभिक हड़प्पा का उत्थान हो रहा था, उसके बाद में उस समय ये जो बीच का ट्रांजिशनल फेज था, जो बीच का ये संक्रमण काल था, यहां पर मनुष्य ने अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पाषाण के साथ पहली बार जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था। इसलिए उस पर्टिकुलर काल को जो है हम ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। लेकिन बाद में यही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे के साथ टिन मिलाकर के एक नई मिश्र धातु का प्रयोग किया जिसे कांसा कहा जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसे का उपयोग करना सीख लिया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला नाम, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए, इसका एक नाम हमको सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 1921 में जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने पहली बार पहले स्थल की जो खोज की थी वो था हड़प्पा, और ये रावी नदी के बाएं तट पर मिला था। इसके बाद में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर था। तो बाद में जैसे जैसे नवीन खोज होती गई, वास्तव में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थी, और इनमें सरस्वती नदी बेसिन जो है वहां पर सबसे ज्यादा स्थल पाए गए। अर्थात सरस्वती घाटी में सबसे ज्यादा जो स्थल पाए गए हैं, इस कारण इस सभ्यता का नाम जो है वो सरस्वती सभ्यता भी दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा स्थल सूखी सरस्वती, जिसको हम आज की डेट में घग्गर हाकरा बोलते हैं, घाटी में पाए गए।
जैसे कालीबंगा, जिसे राखीगढ़ी, जिसे बनावली, ये तमाम स्थल आप जानते हैं कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा का है, बनावली भी हरियाणा का है। तो ये वास्तव में सरस्वती घाटी में पाए गए स्थल थे, अर्थात 80% से ज्यादा स्थलों की खोज जो है वो सरस्वती घाटी में हुई। हम ये कह सकते हैं सरस्वती और इसकी सहायक नदियों के बीच में जो है इन तमाम स्थलों की खोज हुई। क्योंकि अधिकांश स्थल सरस्वती घाटी में पाए गए, इसलिए इसका एक नाम सरस्वती सभ्यता भी पड़ा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसे एक और नाम दिया गया है, प्रथम नगरीय क्रांति, या फिर इसे भारत का प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। इसे ये भारत का प्रथम नगरीकरण कहा किसने था? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा था। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। और इन्होंने कहां कहा है? तो इनकी एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक का नाम था द अर्बन रिवॉल्यूशन। उसमें इन्होंने जो है गार्डन चाइल्ड ने नाम दिया था प्रथम नगरीय क्रांति या भारत का पहला नगरीकरण। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड की बुक है द अर्बन रिवॉल्यूशन, द अर्बन रिवॉल्यूशन। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने ये नाम दिया था, और इस सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण या प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। किसने कहा? तो गार्डन चाइल्ड ने। इसके बाद में हमें एक नाम दिखाई पड़ता है, देखिए, इस सभ्यता को बृहत्तर सभ्यता भी कहा जाता है। बृहत्तर सभ्यता, इसका मतलब है ग्रेटर सिविलाइजेशन, ग्रेटर सिविलाइजेशन। और ये जो नाम दिया है बृहत्तर सभ्यता, ये मोहम्मद रफीक मुगल ने दिया था। किसने? रफीक मुगल। देखिए, ये बहुत ही मशहूर पुरातत्वविद हैं और एक जाने माने इतिहासकार हैं। ये विभाजन से पहले तो भारत में थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। इनकी एक पुस्तक है द अर्ली हड़प्पा कल्चर। ये नाम जो इन्होंने दिया है, तो इनकी एक बुक है, और उस बुक का नाम है अर्ली हड़प्पा कल्चर। तो इस सिविलाइजेशन को बृहत्तर सभ्यता या ग्रेटर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और ये नाम दिया है मोहम्मद रफीक मुगल ने। जाने माने पुरातत्वविद, मशहूर इतिहासकार रहे हैं। विभाजन से पहले भारत में थे और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द अर्ली हड़प्पा कल्चर में जो है ये नाम दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक नाम हमको दिखाई पड़ता है, इस सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। अब ये जो मेलुहा नाम है, ये मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा दिया गया नाम था। तो ये नाम दिया किसने है? तो मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा, के लोगों द्वारा इसे मेलुहा कहा गया है, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। क्यों कहा गया? अब देखिए, इसके लिए देखिए, एक अभिलेख है जिसे हम बोलते हैं सारगोन अभिलेख,
या इसे अक्काड़ अभिलेख कहा जाता है। अक्काड़ अभिलेख। और ये मेसोपोटामिया का है। मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का ये अभिलेख है 2350 बीसी का। 2350 बीसी का ये अभिलेख है। और मेसोपोटामिया का एक शहर है अक्काड़, यानी यहां एक शहर है और उस शहर का नाम है अक्काड़। और यहां इसका राजा जो है, राजा, वो है सारगोन। हम कह ये सकते हैं कि मेसोपोटामिया के शहर अक्काड़ का राजा सारगोन है। उसका एक अभिलेख है जिसे हम अक्काड़ अभिलेख या फिर सारगोन अभिलेख के नाम से जानते हैं। 2350 बीसी का ये अभिलेख है। इसमें एक जानकारी मिलती है, और वो जानकारी ये है कि मेसोपोटामिया का दिलमन, दिलमन का मतलब है यहां पर बहरीन, मागन, मागन से तात्पर्य है मकरान तट, और मेलुआ, मेलुआ से तात्पर्य है यहां सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार था। तो इस अक्काड़ अभिलेख या सारगोन अभिलेख जो 2350 बीसी का अभिलेख है, राजा सारगोन का अभिलेख है, इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो दिलमन अर्थात बहरीन के साथ, मागन अर्थात मकरान तट आज की डेट में पाकिस्तान में है, और मेलुआ अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ इनका व्यापार था। तो इसलिए इस सभ्यता को मेलुआ भी कहा जाता है और ये नाम दिया गया है मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसका एक नाम और हमको दिखाई पड़ता है, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता यानी प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में मनुष्य जो था वो लिपि से तो परिचित था, वो लेखन कला तो जानता था, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। मानव लिपि से परिचित था, लेखन जानता था, लेखन कला से परिचित था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसी कारण इसे जो हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे, या उन्हें उनकी कोई लिपि नहीं थी। लिपि थी, उनकी एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो ये कुछ हमने इसके उपनामों पर चर्चा की। मैंने कहा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसे भारत का प्रथम नगरीकरण किसने कहा, क्यों कहा जाता है, प्रथम नगरी क्रांति इसे
मेलुआ क्यों कहा जाता है, इसे बृहत्तर सभ्यता किसने कहा, और इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा गया और किसने कहा। तो इन तमाम बिंदुओं पर हमने एक विस्तार से चर्चा की। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब बात यहां पर आ गई लिपि की, अब हमारा अगला बिंदु होगा लिपि, मीन्स स्क्रिप्ट। द इंडस script has not yet been deciphered. तो देखिए यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इसकी लिपि, लिपि के क्या नाम थे, उस पर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ आपसे संक्षिप्त बात करना चाह रहे हैं। देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे आप जानते हो समकालीन 4 सभ्यताएं हुई हैं, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और हम उसकी चीन की सभ्यता की बात करते हैं। तो हम जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी, ये अर्थात मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, तो वी कैन से कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड इन इराक ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर। दे हैड very good trading relationship with Indus Valley civilization, and the people who established this civilization were Sumer। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये दजला और फरात नदी की घाटियों के बीच में विकसित हुई, और इन लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के साथ बहुत ही अच्छा व्यापारिक रिश्ते थे, और जिन लोगों ने इस सभ्यता को विकसित किया वो लोग सुमेर थे। और सुमेर इसलिए थे क्योंकि सुमेरियन भाषा बोलते थे। आप ऐसे कह सकते हो द सुमेरियन लैंग्वेज which was initially used by the Mesopotamian civilization and later on it gradually replaced by the Akkadian civilization। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है सुमेरियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता को स्थापित करने वाले लोग कौन थे, तो सुमेर थे। इसी कारण इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम सुमेर सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हम जानते हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन was a Bronze Age civilization in the northwestern regions of South Asia। It spanned in the northwestern regions of South Asia lasting from 3300 BCE to 1300 BCE। It spanned much of Pakistan, northwestern and western India and northeast Afghanistan। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये वास्तव में इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और ये उत्तर पश्चिम दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार था। और कब से कब तक था, तो 3300 बीसीई से लेकर के 1300 बीसीई तक इसका विस्तार माना जाता है। और ये 3 देशों में विस्तृत सभ्यता थी, जिसमें से पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, इन तमाम जगह पर ये, अर्थात इन 3 देशों में बहुत सारे स्थलों पर यह विस्तृत सभ्यता थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं द इंडस, जो स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो क्या है। तो देखिए इसकी जो लिपि है, मैंने कहा कि लिपि इसे आदि ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा गया कि यहाँ के लोग लेखन तो जानते थे, लिपि से तो परिचित थे, लेकिन वो आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। तो इनकी जो लिपि है, पहली बात तो इसके बहुत सारे नाम हमको दिखाई पड़ते हैं। इसे भाव चित्रात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। इसका मतलब है ये पिक्टोग्राफिक थी। कैसी थी? पिक्टोग्राफिक। ठीक है। दूसरे, ये अवाच्य थी, अपठित,
अपठित या अवाच्य, जिसे हम अनडिसाइफर्ड बोलते हैं, अनडिसाइफर्ड। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, इसका एक नाम हमको दिखाई पड़ता है, इसे गौमूत्री भी कहा जाता है, इसे सर्पिलाकार भी कहा जाता है, इसे ब्रास्टोफेडन ब्रास्टोफेडन या ब्रुस्टोफेदन या ब्रस्टोफेदस। देखिए, इसे पिक्टोग्राफी भी कहते हैं, अनडिसाइफर्ड अर्थात भाव चित्रात्मक या अपठित या अवाच्य, या इसे गौमूत्री भी कहा जाता है, इसे सर्पिलाकार भी कहा जाता है, इसे बॉस्टोफेडन बुस्टोफेदन बॉस्टोफेदस। इसके अलावा इसे चित्राक्षर भी कहते हैं, इसके अलावा इसे सरस्वती लिपि भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है, सिंधु लिपि भी कहा जाता है, सिंधु लिपि। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, इसके बहुत सारे नाम दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसे पिक्टोग्राफिक अर्थात भाव चित्रात्मक कहते हैं, इसे अनडिसाइफर्ड अर्थात अपाठ या अपठित भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे गौमूत्री, इसे सर्पिलाकार, इसे ब्रॉस्ट्रोफेदन ब्रुस्टोफेदस ब्रुस्टोफेदन, इसके अलावा इसे चित्राक्षर या सरस्वती लिपि या सिंधु लिपि या इसे हड़प्पा लिपि के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा लिपि। ये तमाम नाम हमको इसके दिखाई पड़ते हैं। और मैंने पहले ही लिखा है कि द इंडस स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, वो राइट टू लेफ्ट, अर्थात इसकी जो फर्स्ट लाइन थी, जो फर्स्ट लाइन थी वो थी राइट टू लेफ्ट, जबकि इसकी जो सेकेंड लाइन थी वो थी लेफ्ट टू राइट। क्योंकि ये राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, इस तरीके से लिखी जाती थी, इसीलिए इसको सर्पिलाकार नाम भी दिया गया है, या इसीलिए इसको गौमूत्री भी कहा जाता है। इसके अलावा इस लिपि में 250 से 400 चित्राक्षर पाए गए हैं, चित्राक्षर पाए गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया। इस लिपि को पढ़ने का जो पहला प्रयास था वो 1925 में एल वाडेल महोदय ने किया। देखिए, इसे पढ़ने का प्रथम प्रयास, अब यहां पर हम हेडिंग बनाते हैं, पढ़ने का प्रयास। तो सबसे पहले एल ए वाडेल, इन्होंने 1925 में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्लिंडर्स पेट्री, फ्लिंडर्स
पेट्री, ये हैं एल ए वार्डेल, ये है फ्लिंडर्स पेट्री, फ्लिंडर्स पेट्री। इन्होंने 1932 में पढ़ने का प्रयास किया। तो इसे सबसे पहले एल ए वार्डेल महोदय ने पढ़ने का प्रयास किया 1925 में, फिर इसके बाद 1932 में इसे फ्लिंडर्स पेट्री ने पढ़ने का प्रयास किया। और भी तमाम विद्वान हैं, कुछ और नाम मैं बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में एक नाम मिलेगा इरावाथम महादेवन। इरावाथम महादेवन ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। इसके अलावा एक और व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, अस्को परपोला, अस्को परपोला। इन दोनों लोगों ने भी इसको पढ़ने का सार्थक प्रयास किया, सार्थक और व्यापक प्रयास किए, पढ़ने के सार्थक और व्यापक प्रयास किए। देखिए, इस जो लिपि की प्रकृति थी, वो वास्तव में ये लोगो सिलेबिक प्रणाली थी। इसकी क्या थी? लोगो सिलेबिक प्रणाली थी। तो मैंने बताया कि इसकी लिपि आदि ऐतिहासिक काल में इसे क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर लिपि से तो मानव परिचित है, लेखन कला तो जानता है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं कि इसे पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया। इसे सबसे पहले 1925 में एल ए वार्डेल महोदय ने पढ़ने का प्रयास किया, फिर 1932 में फ्लिंडर्स पेट्री ने पढ़ने का प्रयास किया। इसके अलावा इसे और पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो इरावाथम महादेवन ने पढ़ने का प्रयास किया। इसे अस्को परपोला ने पढ़ने का प्रयास किया। और इसके अलावा एस आर राव ने इस लिपि को संस्कृत से जोड़ते हुए वैदिक काल से संबंधित बताया, ने इस लिपि को संस्कृत से जोड़ते हुए वैदिक काल से संबंधित बताया है, संबंधित बताया है। जैसा कि मैंने कहा कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी, अनडेसाइफर्ड थी, अर्थात अपाठ्य थी, अपठित थी। उसके बाद सर्पिलाकार थी, गौमूत्री थी, चित्राक्षर थी, बॉस्ट्रोफेदन थी या ब्रस्टोफेदन थी, जो भी आप कहना चाहो। इसके अलावा इसे सिंधु लिपि, सरस्वती लिपि, हड़प्पा लिपि, इन तमाम नामों से इसे नवाजा गया और इसे पढ़ने के प्रयास भी किए गए, लेकिन आज तक इसे व्यवस्थित रूप से पढ़ने में किसी ने सफलता नहीं पाई। और यहाँ तक कि एस आर राव महोदय ने इसे संस्कृत से जोड़ते हुए इसे वैदिक काल से संबंधित बताया। प्रयास तो बहुत हुए, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। तो ये इसकी लिपि से संबंधित चर्चा थी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, हम लोग इतिहास विषय का के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका चयन कराने में। और आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी क्यों ना करें, लेकिन आपको अपना हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। और वैसे भी कहा भी जाता है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। इसलिए आप भी अपना हौसला बरकरार रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करें। सफलता एक दिन निश्चित आपके कदम चूमेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही जो आपका उज्जवल भविष्य है। तो आगे हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्रजाति पे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की के जो लोग थे वो किस प्रजाति के थे, किस प्रजाति के थे। अच्छा, यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने लिपि पर विस्तार से चर्चा की, तो मैं जस्ट एक ओरली एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाषा और लिपि में जो है बहुत ही एक माइन्यूट सा अंतर होता है। भाषा क्या होती है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। यानी हम और आप जब अपने विचार आदान प्रदान करते हैं तो वो जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा के जिन चिन्हों की हमें आवश्यकता होती है उसे हम लिपि कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। इतनी सी बात और मुझे कहनी थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्रजाति। जब हम बात करेंगे प्रजाति पर, तो देखिए हमारे सामने हमारे जहन में दो शब्द आते हैं कि एक जाति और एक प्रजाति। अब प्रश्न उठता है कि क्या दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों अलग अलग हैं? देखिए, दोनों एक तो नहीं है। जाति और प्रजाति में एक बेसिक अंतर है। जाति क्या है, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जाति क्या है। तो देखिए, जाति जो होती है वो पहचान का आधार होती है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति गुप्ता है, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय। मतलब अगर वर्णाश्रम के हिसाब से देखो कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो जाति जो है वो पहचान का आधार होती है। अच्छा, सपोज करिए कि कोई पुरातत्ववेत्ता जो है वो कहीं खुदाई करवा रहा और उससे वहां पर उसे नरकंकाल मिला, तो क्या उस नरकंकाल को देखकर हम उसकी जाति बता सकते हैं? कदापि नहीं। क्योंकि हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये नरकंकाल किसी ब्राह्मण का रहा होगा या किसी क्षत्रिय का रहा होगा या वैश्य का या शूद्र का। तो फिर प्रजाति में क्या है? तो देखिए, जाति जो होती है वो पहचान का आधार होती है, जबकि प्रजाति जो होती है वो शारीरिक संरचना की बनावट होती है। शारीरिक संरचना की बनावट को हम प्रजाति बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब किसी पुरातत्ववेत्ता को किसी उत्खनन के दौरान कहीं कोई कंकाल वगैरह दिखाई पड़ता है, तो उसकी शारीरिक संरचना की बनावट के आधार पर तय किया जा सकता है कि वास्तव में भूमध्यसागरीय था या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड था या मंगोलॉइड था या क्या था। तो उसकी प्रजाति की पहचान तो की जा सकती है, और ये पहचान की जाती है, कैसे की जाती है? तो कंकाल अध्ययन के द्वारा। कंकाल अध्ययन के आधार पर देखिए, हमें यहां पर चार प्रकार की, एक तो हमें भूमध्य सागरी दिखाई पड़ता है, भूमध्य सागरी, इसे ही द्रविड़ कहा जाता है। और सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में इसी प्रजाति के लोग पाए गए हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरा है मंगोलॉइड, और चौथा है अल्पाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो प्रजाति, वो चार प्रजातियों के लोग मिले हुए हैं, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड एंड अल्पाइन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रजाति थी ये मिली जुली प्रजाति के लोग थे। ये कैसे थे? तो मिली जुली प्रजाति के लोग थे, मिली जुली प्रजाति के लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उनकी प्रजाति थी मिली जुली। क्या थी? मिली जुली प्रजाति के ये लोग थे।
और वैसे अगर इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो भूमध्यसागरीय, जिसे हम द्रविड़ कहते हैं, सर्वाधिक पाए गए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड और अल्पाइन। बहुत से लोग शॉर्टकट में एक ट्रिक भी बता देते हैं कि प्रभु से अल्प मांगो। वहां पर प्रा का मतलब है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भू का मतलब है भूमध्य सागरी, और मांगो से मंगोलॉइड और अल्प से अल्पाइन। अब ये आपके विवेक पर मैं छोड़ रहा हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ना है या आप अपने ट्रिक बना करके, निमोनिक बना करके आप उसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं। और मैंने अभी सिंधु घाटी सभ्यता के उपनामों पर चर्चा की, उसे किन किन नामों से जाना गया, इसके अलावा उसकी लिपि क्या थी, लिपि के बाद में हमने उस पर चर्चा की कि इसमें जो है किस किस प्रजाति के लोग रहते थे। तो वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।